आइए सीधा चलते हैं फेडरल आर्काइव्स के सबसे पेचीदा और दिलचस्प राजों में से एक की तरफ। ये एक ऐसी मिस्ट्री है जिसने हकीकत और फरेब की लकीर को बिल्कुल मिटाकर रख दिया था। इस जायजे में हम डेटा और हकाइक की मदद से इस पूरे मामले की तह तक जाएंगे और इस अनोखी पहेली को सुलझाएंगे। जरा सोचिए, क्या होता है जब दुनिया की सबसे बेहतरीन जहन पढ़ने वाली का सामना एक ऐसे शख्स से होता है जिसके दिमाग में पढ़ने के लिए कुछ होता ही नहीं। यही वो बुनियादी सवाल है जो आज की इस तहकीक का मरकज है, एक ऐसी पहेली जो देखने में बिल्कुल नामुमकिन लगती है। तो चलिए देखते हैं कि ये कहानी आखिर शुरू कहाँ से होती है। हिस्सा पहला, जहन पढ़ने वाली यानी थिया की कहानी। थिया की ये जहन पढ़ने की सलाहियत यानी उसकी टेलीपैथी कोई आम बात नहीं थी। साइंसदानों और डॉक्टरों ने जब गहरी रिसर्च की तो उन्हें पता चला कि उसके डीएनए सीक्वेंस में एक इंतहाई रेयर जीन म्यूटेशन यानी एक बहुत ही अनोखी तब्दीली हुई थी। बस इसी तब्दीली ने उसे एक ऐसी ताकत दे दी जिसकी बदौलत वो शहर के खौफनाक तरीन मुजरिमों से भी राज उगलवा लेती थी। उसका इंटेरोगेशन रिकॉर्ड बिल्कुल बेदाग था, कोई उससे झूठ बोल ही नहीं सकता था। लेकिन जहां हुकूमत को लगने लगा कि अब सब कुछ उनके कंट्रोल में है और वो बिल्कुल महफूज हैं, बिल्कुल वहां एक नया और इंतहाई शातिर खतरा सामने आ खड़ा होता है। एक ऐसा खतरा जिसने इस पूरे निज़ाम की जड़ें हिलाकर रख दी। हिस्सा दूसरा, द कमेलियन का हमला। इस नए मुजरिम की तेजी और चालाकी वाकई बेमिसाल थी। इस तज्जिये को देखिए, सिर्फ पहले घंटे में ही स्टेट जनरल बैंक का वार्ड इस सफाई से खाली किया गया कि बैंक वालों को दिन ढलने तक खबर ही नहीं हुई। फिर सिर्फ 48 घंटों के अंदर 100 मेहमानों की मौजूदगी में एक एक्सक्लूसिव इवेंट से बदनाम ज़माना माइकल लॉरेंस की पेंटिंग चुरा ली गई। और अगर ये काफ़ी नहीं था तो 72 घंटे पूरे होने तक मलिका का ताज भी गायब हो गया, वो भी लेज़र बैरियर्स और हवाई बैकअप को पूरी तरह चकमा देकर। ये वाकई किसी आम चोर का काम नहीं था। ये तमाम हरकतें एक इंतहाई तजुर्बाकार और मास्टरमाइंड मुजरिम की तरफ इशारा कर रही थीं, जिसे द कमेलियन का नाम दिया गया। ये शख्स न सिर्फ दिलेर और चालाक था, बल्कि इसमें एक अजीब किस्म का गुरूर भी था। तसव्वुर करें, पकड़े जाने का इतना कम खौफ कि वो फेडरल एजेंट्स के लिए जानबूझकर क्लूज और निशानात छोड़कर जाता था। वो बिल्कुल सिस्टम के साथ एक खिलौने की तरह खेल रहा था, और इसकी आने वाली गिरफ्तारी इसलिए और भी ज्यादा हैरानकुन साबित हुई। हिस्सा तीसरा, नाकाबिले पढ़ाई, एक मशकूक शख्स की कहानी। अब यहाँ सबसे हैरत अंगेज बात सामने आती है। द कमेलियन के छोड़े गए क्लूज का पीछा करते हुए एजेंट्स आखिरकार एक मशकूक शख्स को गिरफ्तार करने में कामयाब हो जाते हैं जिसका नाम फ्रैंक था। लेकिन इन दोनों की प्रोफाइल में जमीन आसमान का फर्क था। एक तरफ दिलेराना डकैतियां करने वाला नाकाबिले ट्रेस दौलत का मालिक द कमेलियन, और दूसरी तरफ साउथ वेस्ट दिल्ली से ताल्लुक रखने वाला 23 साला फ्रैंक जो एक लॉन्ड्री में मजदूरी करता था और जिसका बैंक अकाउंट तकरीबन खाली था। एक इतना बड़ा मास्टरमाइंड और एक सहमा हुआ आम सा मजदूर, इन दोनों का आपस में कोई जोड़ बनता ही नहीं था। जब इस सहमे हुए मजदूर को इंटेरोगेशन रूम में लाया गया तो थिया एक ऐसी नामुमकिन मुश्किल से टकरा गई जिसका उसने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था। अपनी पूरी जिंदगी में पहली मर्तबा उसकी ताकत काम नहीं कर रही थी। फ्रैंक का दिमाग पढ़ने के लिए बिल्कुल खाली था, वहां कुछ था ही नहीं। इस शदीद नाकामी पर पुलिस को आम आवाम के सामने सख्त शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा और ठोस सबूत ना होने की बिना पर उन्हें फ्रैंक को छोड़ना ही पड़ा। हिस्सा चौथा, फ्रैंक की खुफिया जिंदगी और उसकी निगरानी। हार न मानते हुए हुकूमत ने फ्रैंक की खुफिया निगरानी शुरू कर दी, और इस निगरानी के रिकॉर्ड्स ने मिस्ट्री को मजीद उलझा दिया। डेटा से मालूम हुआ कि ये आम सा गरीब लॉन्ड्री वर्कर द कमेलियन की डकैतियों के ठीक वक्त अवामी वॉशरूम्स में घंटों गायब रहता था, और उसके बाद फिर अचानक उसके पास ओल्ड एज होम्स और कच्ची आबादियों में बांटने के लिए बड़ी बड़ी रकमें कहाँ से आ जाती थीं। वो गरीबों की और ज़रूरतमंदों की मदद तो बहुत कर रहा था, लेकिन असल सवाल ये था कि ये पैसा आखिर आ कहाँ से रहा था। हिस्सा पांचवां, असल मुजरिम का इंकशाफ। जब आखिरकार तहकीकात फ्रैंक की लॉन्ड्री तक पहुंची तो वहां एक खुफिया दरवाजा मिला, और उस अंडरग्राउंड दरवाजे के पीछे असल कहानी छुपी थी। वहां कोई द कमेलियन नहीं, बल्कि डॉक्टर कैंगरू नामी एक करप्ट साइंसदान मौजूद था। ये वो मास्टरमाइंड था जो नींद के तजर्बात का झूठा बहाना बनाकर फ्रैंक को मासूमाना तौर पर पैसे दिया करता था।
تو چلیے دیکھتے ہیں کہ اس پورے جرم کا میکینکس اور طریقہ کار کیا تھا۔ ڈاکٹر کینگرو فرینک کو ان تجربات کے بہانے بے ہوش کرتا، اس کے سر پر الیکٹروڈز والا ایک ہیلمٹ پہناتا اور پھر ریموٹ کنٹرول کے ذریعے اس کے نیورو مسکولر سگنلز کو پوری طرح اپنے قابو میں کر لیتا۔ مصنوعی طور پر اس کی صلاحیتوں کو بڑھا دیا گیا تھا۔ فرینک اصل میں صرف ایک ریموٹ کنٹرول ذریعہ تھا جسے اپنے کیے گئے کسی بھی عمل کی بالکل کوئی خبر نہیں ہوتی تھی۔ اور یہی وہ نقطہ ہے جو اس پوری ناممکن پہیلی کو حل کر دیتا ہے۔ تھیا، جو کہ شہر کی سب سے بڑی مائنڈ ریڈر تھیں، وہ ان جرائم کو اس لیے نہیں پڑھ سکیں کیونکہ فرینک کے شعور میں وہ ڈکیتیاں کبھی ہوئی ہی نہیں تھیں۔ ڈاکٹر کنگارو آپریشن مکمل ہونے کے بعد فرینک کی یادیں مٹا دیتا تھا، اور ظاہر ہے جس سے یاد ہی کچھ نہ ہو اس کا ذہن پڑھا بھی کیا جا سکتا ہے۔ حصہ چھٹا، ایک نئی جوڑی، انصاف اور نجات۔ اس دلچسپ کہانی کا انجام کچھ یوں ہوا کہ خفیہ لیب کو تباہ کر دیا گیا اور ڈاکٹر کینگرو پر غیر قانونی انسانی تجربات کا مقدمہ چلا۔ دوسری طرف فرینک کو تمام الزامات سے باعزت بری کر دیا گیا، بلکہ حکومت نے اس کی ہمدردی اور نیک نیتی کو دیکھتے ہوئے اسے پولیس آفیسر بننے کی پیشکش کر دی تاکہ وہ قانونی راستے سے لوگوں کی مدد کر سکے۔ اور سب سے خوبصورت بات، تھیا آخرکار فرینک کا ذہن پڑھنے میں کامیاب ہو گئی، جہاں اسے صرف اور صرف اپنے لیے سچی محبت ملی۔ یہ پورا جائزہ ہمیں ایک بہت اہم سوچ کے ساتھ چھوڑتا ہے۔ ایک ایسی دنیا میں جہاں دھوکے اور ایلوژنز روز کا معمول بن چکے ہوں، وہاں سب سے واضح مشکوک شخص شاید ہی کبھی اصل ماسٹر مائنڈ ہوتا ہے۔ سچا انصاف ہمیشہ ان نظر نہ آنے والی ڈوریوں کو تلاش کرنے کا نام ہے۔ لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر ہمارے اعمال اور یہاں تک کہ ہماری یادیں اتنی آسانی سے کسی اور کے قابو میں آ سکتی ہیں، تو کیا کوئی واقعی اپنے ذہن کا مکمل مالک ہے؟